नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 23 सितंबर 2025। हम लोग जो है 23 सितंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। क्या है हम लोगों का पहला प्रश्न, देख लेते हैं। और आज से जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट जो है चेंज है ना। आप लोग जो है एमसीक्यू के फॉर्म में मान के चलिए कि चाह रहे थे कि कैसे प्रश्न आए, तो ये आप लोगों के लिए ऑप्शन बेस्ड है। तो ऑप्शन भी आप लोगों को मिलेगा और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी आपको मान के चलिए कि मिलता रहेगा। चलिए आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है और पहला प्रश्न का सही आंसर क्या है। आप लोग यदि जवाब देना चाहते हैं तो आप लोग साथ साथ जवाब देते जाइएगा। चलिए देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न जो है हम लोगों के सामने में है कि विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है। तो गैंडा दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष आपको जो मनाया जाता है 22 सितंबर को मनाया जाता है। कितने तारीख को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 22 सितंबर होगा। गैंडा जो है यह धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त के कगार पर जा रहा था और इसी वजह से जो है पूरे कह सकते हैं कि जहां जहां भी गैंडा पाया जाता है इसके वजह से इसके संरक्षण के लिए दिवस मनाने की कोशिश किया कि जागरूकता समाज में क्या किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। और इसी वजह से देखने को मिलता है, आपको क्या देखने को मिलता है कि इसके बारे में क्या किया जाता है, जो 5 प्रकार की जो प्रजाति पाई जाती है। गैंडे के कितने प्रकार की प्रजाति पाई जाती है? 5 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें है जवान है, सुमात्रा है, ब्लैक है, एक सींग वाला गैंडा है और उसके बाद व्हाइट है। आप लोग सर्वाधिक जानते होंगे एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि यह जो है भारत में पाया जाता है। खास करके जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक सींग वाला गेंडा सर्वाधिक देखने को मिलता है भारत में। तो इसी वजह से जो है यह कह सकते हैं कि यह गैंडा की सभी 5 प्रजातियों की बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इसका दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? 22 सितंबर को मनाया जाता है। और यह दिन जो है गैंडों के संरक्षण पर क्या करता है, महत्व पर क्या करता है, जोर देता है। और इसके जो अवैध शिकार होते हैं और कह सकते हैं कि इसका जो निवास स्थान जो असुरक्षित होता है या खतरे महसूस करता है, इस सब के बारे में सामाजिकता के बारे कह सकते हैं कि लोगों को बताया जाता है। ठीक है, जागरूक किया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको जो है इसका शिकार नहीं करना चाहिए। और यह दिवस यदि बात करें कि यह दिवस पहली बार किसके द्वारा ये घोषित किया गया था, तो पहली बार यह दिवस जो है आपको WWF साउथ अफ्रीका के द्वारा 2010 में घोषित किया गया था। और जब 2010 में घोषित किया गया था तो मनाया कब से जा रहा है? यदि पूछे कि 2010 में घोषित, आपको तो ये नहीं पूछेगा कि 2010 में घोषित किया गया, आपको पूछा जा सकता है कि ये मनाया कब से जा रहा है, कि विश्व यहाँ पर जो है गैंडा दिवस जो है मनाया कब से जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि आपको 11 से जब घोषित होगा 2010 में, तो अगले वर्ष से क्या किया जाएगा, ये मनाया जाएगा। तो ध्यान रहेगा ये प्रश्न। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी बात कर लेते हैं। ये जो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जवान बताए थे, सुमात्रा बताए थे, ब्लैक और एक सिंग वाला जो गैंडा, ये आपको थोड़ा सा चित्र दिखा देते हैं, है ना। ये देख लीजिए, ये 5 प्रकार की प्रजाति है और पांचों प्रजाति आपको बता देते हैं कि कहां कहां पर पाई जा रही है। यही 5 प्रजाति होती है एक गैंडा का, ये क्या कहते हैं, गेंडे का। तो ये सबसे पहले आपको है सुमात्रा है। सुमात्रा जो है इसको सुमात्रन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये आपको कहां पर पाई जा रही है? तो ये सिंपल सी बात है, सुमात्रा आपको नाम द्वीप भी है, कहां पर? इंडोनेशिया में। उसके बाद जो आपको कलर से संबंधित देखने को मिल रहा है, एक व्हाइट देखने को मिल रहा है, एक जो ब्लैक देखने को मिल रहा है। ये व्हाइट वाला देखने को मिल रहा है और ये जो ब्लैक वाला देखने को मिल रहा है, दोनों कलर से संबंधित है। ये आपको कहां पर? तो ये आपको अफ्रीका में। ठीक है। और यदि बात करें यहाँ पर देखिए इंडियन लिखा हुआ है ना, जो एक सिंगी वाला जो गेंडा पाया जाता है, एक सिंगी वाला गेंडा जो है आपको 2 देशों में, एक तो भारत में और भारत के साथ साथ कहां पर, नेपाल में भी पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है उसके बाद जवान आपको देखने को मिल रहा है। जवान जो आपको रेनोसिस देखने को मिल रहा है, ये कहां पर? तो ये भी आपको इंडोनेशिया में। तो 2 इंडोनेशिया में आपको, 2 अफ्रीका में और एक कहां पर? तो एक आपको जो है सीधी सी बात है कि आपको कहां पर, भारत में। और भारत के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में आपको, नेपाल के क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं और अगला प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्या प्रश्न है, और रोचक भी प्रश्न कह सकते हैं कि रोचकता के साथ भी ये प्रश्न है। आइए सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रश्न है क्या।
तो ये प्रश्न आपके पास जो है देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि स्मृति मंधाना, सभी कोई जान रहे होंगे स्मृति मंधाना को। तो स्मृति मंधाना जो है किसके पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे तेज ओडीआई शतक लगाया है भारत की तरफ से। कह सकते हैं कि भारत की तरफ से ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जो कि सभी पुरुष महिला सभी को जोड़ देते हैं, है ना, जिसमें कि सभी पुरुष महिला सभी को जोड़ते हैं। और किसके बारे में, वनडे के बारे में, जो ओडीआई होती है वनडे होती है उसके बारे में पूछ रहे हैं, टी20 नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। ये केवल किसके बारे में बोल रहे हैं, एक दिवसीय जो मैच होता है, जो आपको 50 ओवर वाला मैच हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें सभी को जोड़ रहे हैं, ठीक है, पुरुष को भी महिला को भी। और पूछा जा रहा है यहां पर, तो स्मृति मंधाना लिख दिया है, लेकिन आपको सभी को जोड़ के बात कर रहे हैं कि किसका रिकॉर्ड ये तोड़ती है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ती है किसका, विराट कोहली का, है ना। तो आंसर इसका क्या बनेगा कि स्मृति मंधाना जो है किसके पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे तेज ओडीआई शतक कह सकते हैं कि लगाई है। तो किसके दो मानसिल किसका रिकॉर्ड तोड़ी है, तो ये आंसर बनेगा इसका विराट कोहली का। इससे पहले यदि हम लोग देखते हैं तो विराट कोहली जो है सबसे तेज भारत की तरफ से शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे। लेकिन अब जो है कौन बन चुकी है, तो अब जो है बन चुकी है आपको स्मृति मंधाना बन चुकी है। और स्मृति मंधाना जैसे ही बनती है इसके बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये भारत की क्या है, अभी वर्तमान में ये क्या है, उप कप्तान बनी हुई है। और ये किसके खिलाफ बनाई शतक, जो हाल फिलहाल में जो शतक बनाई, कह सकते हैं कि जो आपको सबसे तेज शतक बनाई है किसके खिलाफ, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अभी जो है ऑस्ट्रेलिया से कह सकते हैं कि भारत का सीरीज चल रहा है, ये अंतिम मैच ही था। आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कह सकते हैं कि ये सीरीज में तीसरे और आखिरी वनडे में इन्होंने क्या किया है, इतिहास रचा है। और कितने गेंदों में, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जो सबसे तेज यदि शतक लगाई है तो कितने गेंदों में, तो ये आपको याद रखना है कि 50 गेंदों में जो है ये शतक जड़ी है ना। तो 50 गेंदों में। और इन्होंने जो है किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया इसके साथ साथ, तो विराट कोहली का। तो विराट कोहली का इससे पहले क्या रिकॉर्ड था, यदि ये आपको स्मृति मंधाना 50 गेंदों में रिकॉर्ड बना रही है तो विराट कोहली का क्या रिकॉर्ड था। तो विराट कोहली का रिकॉर्ड था, आपको यहां पर नोट में लिखा हुआ है कि विराट कोहली जो है 2013 में 52 गेंदों में जो है इन्होंने शतक लगाया था। तो भारत की तरफ से अभी तक जो है विराट कोहली का नाम था जो कि 52 गेंदों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे। आपको 2013 में ही बनाए थे, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। और मंधाना जो है आप 50 गेंदों में कह सकते हैं कि 50 गेंदों में शतक लगाने वाली ये खिलाड़ी बन चुकी है। और महिला में यदि बात करें कि महिला में, पूरे विश्व में बात करें कि महिला में मान के चलिए कि इनका रैंक क्या रहेगा, तो इनका जो रैंक रहेगा आपको दूसरा रहेगा। तो सबसे तेज यदि पूछे कि सबसे तेज महिला में मान के चलिए अभी तक में कौन खिलाड़ी ऐसी है जो शतक लगाई है, महिला में यदि पूछे कि सबसे तेज अभी शतक लगाने वाली यदि कोई खिलाड़ी है तो ये खिलाड़ी है आपको मैग लैनिंग। और मैग लैनिंग कहाँ की खिलाड़ी थी, मैग लैनिंग आप लोग देखे होंगे आईपीएल में दिल्ली की तरफ से आप खेलते हुए देखते होंगे इनको। अब जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये नहीं खेलती है, संन्यास ले चुकी है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है मैग लैनिंग। और मैग लैनिंग जो है मात्र 45 गेंदों में, कितने गेंदों में, 45 गेंदों में शतक लगाई है। ये तो हो गए महिला की बात। यदि बात करें मान के चलिए कि पुरुष में सबसे तेज ओडीआई शतक किसके द्वारा लगाया गया है, तो पुरुष में यदि बात करें कि सबसे तेज ओडीआई शतक के बारे में बात करें तो आपको एक ही खिलाड़ी का नाम आएगा जहन में, कौन सा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं एबी डिविलियर्स, जिन्होंने मात्र 31 गेंदों में, कितने गेंदों में, तो आपको 31 गेंदों में, तो याद रहेगा पूरी तरह से आपको शतक के बारे में बात कर रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी एबी डिविलियर्स हैं। और एबी डिविलियर्स के द्वारा जो है कितने गेंदों में, 31 गेंदों में, ये ओडीआई के बारे में बात कर रहे हैं। बार बार कर रहे हैं कि ओडीआई के बारे में आप लोग टी20 के बारे में मत बात करिएगा, ठीक है। तो ये आपको ओडीआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओडीआई जो है 31 गेंदों में एबी डिविलियर्स के द्वारा। महिला में यदि बात करें तो महिला में आपको किसके द्वारा, मैग लैनिंग के द्वारा। भारत की तरफ से दोनों बात कर लेते हैं अब, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों बात कर लेते हैं कि महिला में कौन हो जाएगी। तो महिला में सीधी सी बात है कि आपको स्मृति मंधाना हो जाएगी। और यदि पुरुष की बात करें कि पुरुष ऐसे कौन है कि जो कि मान के चलिए कि सबसे कम गेंदों में शतक लगाए हैं ओडीआई में, तो विराट कोहली का नाम ही आएगा, है ना। तो आपको यहां से जितना भी प्रश्न बन सकता है ये रिकॉर्ड से, महत्वपूर्ण तथ्य से ये आप लोग याद रखेंगे। और स्मृति मंधाना जो है जैसे ही शतक लगाती है, ये भी आपको बात कर लेते हैं कि स्मृति मंधाना जैसे ही शतक लगाती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो इनका जो शतक कुल हो जाता है, कितना शतक हो जाता है, 13 शतक हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ ये विश्व में जो है दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। और यदि महिला में बात करें कि सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली कौन खिलाड़ी है, तो महिला में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी भी कौन है, आपको मैग लैनिंग ही है। और मैग लैनिंग जो है अभी तक में 15 शतक लगा चुकी है, ठीक है। तो नंबर 1 पर मैग लैनिंग ही है। और आपको दूसरे नंबर पर कौन पहुंच चुकी है, तो दूसरे नंबर पर आपको पहुंची है स्मृति मंधाना पहुंची है। तो बहुत ज्यादा ही आपको बातचीत कर लिया है और बहुत ज्यादा आपको यहां से फैक्ट निकाल के देने की कोशिश की है।
तो आपको इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही है स्मृति मंधाना, है ना। और स्मृति मंधाना जो है वर्तमान में क्या है, भारतीय टीम की उप कप्तान बनी हुई है। जबकि यदि पूछे कि भारतीय टीम की कप्तान कौन है, ये जो साथ में खिलाड़ी दिख रही हैं, तो आपको कौन है, हरमनप्रीत कौर, है ना। तो हरमनप्रीत कौर जो है आपको भारतीय टीम की, महिला टीम की क्या है, ये कप्तान है। जबकि उप कप्तान कौन है, स्मृति मंधाना है। तो स्मृति मंधाना से संबंधित ये प्रश्न था। और स्मृति मंधाना से संबंधित जो भी आपको फैक्ट बन रहा था सभी फैक्ट देने की कोशिश किए हैं। जब टी20 के बारे में आएगा तो टी20 से भी मान के चलिए कि आपको प्रश्न देंगे। तो अभी टी20 पर बात नहीं करेंगे, केवल अभी ओडीआई पर बात करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप देते हैं एग्जाम बिहार का, खास करके क्या है एग्जाम बिहार के लिए, यदि एग्जाम देते हैं तो क्या है प्रश्न, यहां पर देख लेते हैं। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बसंत्री नाम है, थोड़ा सा नाम इसका कठिन है, थोड़ा सा देखिएगा कि पवन कुमार ये तो आसान नाम है, भीमप्पा है और उसके बाद बसंत्री है, ने किस हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। तो ये किस हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो आपको पहले ही हिंट्स दे चुके थे, ये पटना हाई कोर्ट के। इसका सही आंसर क्या होगा, पटना हाई कोर्ट के। बिहार का कह सकते हैं कि जो पटना हाई कोर्ट है, तो पटना हाई कोर्ट के ये क्या बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और जैसे ही ये मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, तो ये बन रहे हैं 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। तो 46वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं आपको पटना हाई कोर्ट के। और जब पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं तो आपको बिहार वाला एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बसंत्री नाम है, जो कि 46वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं आपको पटना हाई कोर्ट का। और इसको मान के चलिए शपथ कौन दिलाता है, कौन शपथ दिलाएगा, शपथ आप लोगों को पढ़ाए होंगे, आपको सर पढ़ाए होंगे कि इनको जो शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। तो आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा ही इनको जो है शपथ दिलाया जाता है। और जब शपथ समारोह होता है उसमें मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार भी मौजूद रहते हैं और उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी भी मौजूद रहते हैं। और जब बिहार का नाम आया है तो बिहार के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, और राज्यपाल कौन है, आपको आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो आपको 40 सीटें हैं, और राज्यसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो आपको कितनी सीटें, 16 सीटें आपको राज्यसभा की देखने को मिलेगा। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सिंपल सा तस्वीर जो देख रहे हैं, ये हम लोगों के राज्यपाल हैं बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, और इनके द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है पवन कुमार को, ठीक है, जो कि आपको 46वें मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं पटना हाई कोर्ट के। बन चुके हैं, बनेंगे क्या, बन चुके हैं, ठीक है, 46वें मुख्य न्यायाधीश। तो याद रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है, ठीक है। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, यदि आप आंसर जानते हैं तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप देख लेते हैं कि क्या है प्रश्न, और इस तरह से तो आप आंसर दे सकते हैं, है ना। यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, या किसी प्रकार से वीडियो किसी का भी देख रहे होंगे, तो आपको प्रश्न बनना चाहिए। आइए देख लेते हैं क्या है प्रश्न, कि निम्न में से, ऑप्शन है आपके पास इसलिए निम्न लिखा हुआ है, कि निम्न में से किसे वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। ये जो 2023 वाला जो दिया जाएगा 2025 में दिया जा रहा है, इस वर्ष ही आज के ही दिन दिया जाएगा, आपको 23 तारीख को दिया जाएगा, ठीक है। ये 2025 में, ये 2023 वाला दिया जा रहा है, पिछला सेगमेंट का दिया जा रहा है 2023 वाला। और पूछा जा रहा है कि 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए किसी भी परीक्षा के लिए, कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस वर्ष जो है किसको दिया गया है, यह दिया गया है आपको मोहनलाल को। इसका सही आंसर क्या होगा, मोहनलाल। मोहनलाल को हो सकता है यदि आप दक्षिण का फिल्म देखते हो तो होंगे तो आप मोहनलाल को जानते होंगे, यदि नहीं देखते होंगे तब तो कोई बात नहीं है। तो आप आंसर आप जानिए, सीधी सी बात है कि आंसर जानिए। 2025 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया जा रहा है, मोहनलाल को दिया जा रहा है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे, मोहनलाल पे के बारे में बात। जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है और इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो मलयालम के ये आपको सुपरस्टार है, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल जो है भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। और यह सिनेमा जगत के स्टार्स के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है ना। सिनेमा जगत का कह सकते हैं कि सिनेमा जगत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो यही दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और आज के ही दिन 23 सितंबर 2025 को 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में इनको ये दिया जाएगा, ठीक है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जैसे 71वां आएगा तो यहां पर भी आपको बातचीत करेंगे,
ठीक है। तो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का समारोह आज के दिन ही किया जा रहा है और इसी में जो आपको दिया जाएगा 23 सितंबर को दिया जाएगा, कौन सा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया जाएगा, आपको मोहन लाल को दिया जाएगा। और इसके लिए कह सकते हैं उन्हें 5 बार जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है नवाजा जा चुका है, पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है इनको, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको कितने बार मिला है, 5 बार मिल चुका है और पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, ठीक है। और मोहनलाल जो है अपने 4 दशक से भी कह सकते हैं कि ज्यादा लंबे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने योगदान दिया है। तो बहुत सारा फिल्म बनाए हैं इन्होंने और इनके द्वारा जो है आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, मलयालम में तो फिल्म देखने को मिलता ही है, साथ साथ तमिल में देखने को मिलता है, तेलुगु और हिंदी में भी आपको इनका फिल्म देखने को मिलता है। यदि आप नहीं पहचानते हैं मोहनलाल को तो ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं यही है मोहनलाल, ठीक है। और इन्हीं को दिया जा रहा है, आपको क्या दिया जा रहा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किस वर्ष का, 2023 वाला और 2025 में दिया जा रहा है। अच्छे से इसको कवर करेंगे, 2023 वाला 2025 वर्ष में दिया जा रहा है, ठीक है। कौन है ये, मोहनलाल है। आइए, नाम आता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार का, तो थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा बातचीत तो नहीं कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये फिल्म जगत का क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है। और इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में होती है। और सबसे पहले इसको किसको दिया जाता है, तो पहली बार जो है कह सकते हैं कि ये पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला देविका रानी को, पढ़े होंगे आप लोग, फैक्ट में पढ़े होंगे, देविका रानी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया गया था, है ना। इसमें जो है, इस पुरस्कार में जो है एक स्वर्ण कमल है और दिया जाता है, उसके बाद 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक रेशम रोल दिया जाता है और एक शॉल भी दिया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जब ऑप्शन दिया जाता है तो ऑप्शन में इस तरह से पूछा जाता है कि क्या क्या आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ मिलता है। तो क्या क्या मिलता है, एक स्वर्ण कमल मिलता है, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक रेशम रोल मिलता है और एक आप देखते होंगे कि शॉल भी प्रदान किया जाता है। और ये किनके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्या सही है, सही है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न पर, है ना। और अगला प्रश्न भी जो है आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, आपको खेल जगत से संबंधित है प्रश्न। चलिए आइए बातचीत कर लेते हैं इस पे और आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जब तक पढ़ते हैं तब तक आंसर देने की कोशिश कीजिए। निम्न में से कौन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए, कौन बने हैं पहले भारतीय। तो पहले भारतीय जो बने हैं, आंसर आपके पास देख सकते हैं कि आंसर आपके पास क्या होगा, बताइए जल्दी से थोड़ा सा, है ना। निम्न में से कौन, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। आपके दिमाग में क्या नाम चल रहा है, जसप्रीत बुमराह, कौन सा नाम चल रहा है। चलिए जो भी नाम चल रहा होगा आप देने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको सीधे तौर पर बताते हैं कि इसका आंसर होगा अर्शदीप सिंह। कौन होगा आंसर, अर्शदीप सिंह होगा, ठीक है। तो आपको यहां पर पूछा जा रहा है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अर्शदीप सिंह होगा, ठीक है। बहुत सारे जानते हैं कि लड़का जो आंसर देंगे, किसका आंसर देंगे, जसप्रीत बुमराह का देंगे, लेकिन सही आंसर क्या होगा, आपको अर्शदीप सिंह होगा। समझ रहे हैं बात को। तो अर्शदीप सिंह आप देखे हो कि यहाँ पर जो हाल फिलहाल में जो आपको एशिया कप चल रहा है, इसमें जो है इनको एक मैच खेलने का मौका मिला था, है ना। जो एक मैच खेलने का ओमान के साथ जो मौका मिला था, यहीं पर ये विकेट लेते हैं, किसका विकेट लेते हैं, विनायक शुक्ला का विकेट लेते हैं। और जैसे ही विनायक शुक्ला का ये जो विकेट लेते हैं, इसके साथ साथ ये आपको देखने को मिल रहा है कि 100 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और कुल कितने मैचों में, ये 64 मैचों में ये मुकाम इन्होंने हासिल किया है। तो 64 मैचों में ये मुकाम हासिल किए हैं, 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं कौन, आपको T20 में अर्शदीप सिंह बने हैं। तो अर्शदीप सिंह जो है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। कौन से गेंदबाज बने हैं, पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। ये प्रश्न जब आपको ऑप्शंस के साथ पूछा जाएगा, जिस तरह से आपको दिए हैं, तो आप लोग उम्मीद है कि आंसर मारिएगा क्या, तो आपको जसप्रीत बुमराह ही दिमाग में चलता रहेगा कि मानसिल के सर्वाधिक विकेट लेने वाले, है ना। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपको अर्शदीप सिंह होगा, ठीक है। और अर्शदीप सिंह को तो आप लोग देखे ही हैं, उम्मीद है कि आप लोग सभी को इनको जानते हैं। तो बॉयज तो सभी कोई जानता है, ठीक है। जो गर्ल्स कैंडिडेट देखती है उनके लिए खास करके बात करते हैं कि उनको आपको खेल से संबंधित जो भी प्रश्न आ रहा है आप अच्छे से कवर करिए, है ना।
लड़का लोग तो सभी कोई मान के चले कि ये सब प्रश्न आसानी से बना लेता है, लड़कियों का ये गलत हो जाता है इस तरह का प्रश्न, ठीक है, वो लोग ध्यान देती नहीं है तो गलत हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बातचीत करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है कि निम्न में से किस राज्य में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किया गया है। पूछा रहा है किसके बारे में, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन पूछा जा रहा है कि किस आपको राज्य में किया गया है, किस राज्य में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपको किसका, उत्तराखंड में। क्या होगा इसका सही आंसर, उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। तो कैडेट कप आप लोग देखे हैं खेलते हुए, चलिए आपको बता देते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो उत्तराखंड के द्वारा, सीधी तौर पर याद रखिएगा कि उत्तराखंड के द्वारा एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का आयोजन जो है कहां पर किया गया, उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये किया गया है। और इसका उद्घाटन समारोह में यदि देखते हैं तो आपको मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ये भी आपको उपस्थित है। और यह भारत में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फेसिंग प्रतियोगिता है। कौन सा प्रतियोगिता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय फेसिंग प्रतियोगिता बोला जाता है। और यह पहला है जो कि आपको कहां पर हो रहा है, भारत में हो रहा है। और इसमें 150 भारतीय खिलाड़ी क्या हो रहे हैं, इसमें सम्मिलित ले रहे हैं या भाग ले रहे हैं, ठीक है। 250 पूरी तरह से बात करते हैं तो 250 ही खिलाड़ी एथलीट भाग ले रहे हैं। और 250 में आपको 150 कौन देखने को मिल रहा है, 150 आपको देखने को मिल रहा है भारतीय ही भाग ले रहे हैं। और इसमें कौन कौन देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो इसमें विदेशी टीमों के जो देखने को मिल रहा है, ताजिकिस्तान, सीरिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया के खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। तो आप लोगों को ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है याद करने की, कोशिश याद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट याद करना है कि आपको जो है एशियन कैडेट कप 2025 का उद्घाटन जो है या इसका खेल का आयोजन कहां पर किया गया, ये सीधे तौर पर पूछा जा सकता है। तो इसका उद्घाटन आपको कहां पर किया गया या किस राज्य में इस खेल का आयोजन किया गया है, तो आपको किया गया है इसका कहां पर, उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया है ना। ये फेसिंग लगा के ये खेल खेला जाता है, इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कि एक हेलमेट टाइप का जो है इस तरह का इसमें लगा के खेला आ जाता है, ठीक है। बहुत प्रकार का खेल होता है, तो इसमें एक ये खेल है और इंडिया में कह सकते हैं कि ये पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि अगला क्या प्रश्न है और उसका सही आंसर क्या बन रहा है। चलिए देख लेते हैं। और पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एआई। और एआई इम्पैक्ट जो है आपको अभी के दौर में देखते हैं तो एआई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। और सभी को एआई से संबंधित जुड़े हुए होंगे कहीं ना कहीं। तो एआई इम्पैक्ट समिट आपको जो है 2026 का आयोजन यदि देखते हैं तो ये कहां पर होने वाला है, आपको ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है। और इसका सही आंसर क्या बन रहा है, तो इसका सही आंसर बनेगा अपने भारत में ही। कहां पर बन रहा है, अपने भारत में ही इसका आयोजन होने वाला है। एआई इम्पैक्ट समिट आपको 2026 का आयोजन कहां पर होगा, तो इसका आयोजन जो है अपने भारत में ही होने वाला है। कब, तो ये आपको 2026 में फरवरी माह में होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको भारत में कहां पर होने अभी छोड़ देते हैं, ये वैसे बेंगलुरु में होगा। तो भारत फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट जो है मेजबानी करेगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनहित में कह सकते हैं कि सुलभ और लाभकारी बनाने में अपनी प्रतिबद्धता पर ये क्या करेगा, प्रकाश डालेगा। तो ये आपको सीधे तौर पर अभी याद रखना है कि एआई समिट जो है भारत में इसका आयोजन होगा। कब होने वाला है, ये फरवरी 2026 में इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न भी जो है आपके लिए खेल से संदर्भित है और खेल से यहां पर फिर से 2 प्रश्न है, ठीक है। क्या है खेल से 2 प्रश्न, तो आइए देख लेते हैं। खेल से 2 प्रश्न लगातार इस जगह 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यहां पर जो है पूछा जा रहा है कि अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है आप कह सकते हैं कि अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। इस जगह छूट गया है किसे, तो किसे लगा दीजिए, किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको मोहम्मद सिराज को प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, मोहम्मद सिराज, है ना। आप देखिए एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए कि पूछा जा रहा है कि अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोहम्मद सिराज को यह प्रदान किया गया है। आप देखे होंगे कि भारत का जो है टेस्ट सीरीज श्रृंखला जो हुआ था किसके साथ हुआ था, इंग्लैंड के साथ हुआ था। और भारत जो है 2-2 से क्या किया था, वहां पर बराबरी किया था। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे आपको कौन, मोहम्मद सिराज निभाए थे। यदि आप देखते होंगे टेस्ट मैच तो आपको याद होगा।
कि अगस्त माह में चला था ये आयोजन। तो भारत के जो तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज, ये अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और सम्मान जो है उन्होंने ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ जो है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ये भी आपको ट्रॉफी याद रखना है। भारत और इंग्लैंड के खिलाफ जो ट्रॉफी हुआ था उसका नाम क्या है, तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। और इसी मैच में इन्होंने जो है आपको अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, इसमें जो है मात्र ये एक मैच खेलते हैं, पूरे सीरीज में आपको देखने को मिलता है कि आपको इनको जो खेलने को मौका मिलता है, मात्र एक मैच खेलने का मौका मिलता है। और एक मैच खेलने के बावजूद भी जो है सिराज जो है, मैट हेनरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और जेडन आपको सिल्स जो देखने को मिल रहा है वेस्ट इंडीज के, इनको जो है ये पीछे छोड़ देते हैं। इस पुरस्कार में जो है इन तीनों का नाम सम्मिलित था। ठीक है, मोहम्मद सिराज का भी नाम था, मैट हेनरी का भी नाम था, और उसके बाद किनका नाम था, आपको जेडन सिल्स का भी नाम था। इनको पीछे छोड़ के ये पुरस्कार अगस्त महीने का जो आपको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जा रहा है, किनको दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है ये मोहम्मद सिराज को। ये पुरुष वाले में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रदर्शन के बाद कह सकते हैं कि आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग में भी इन्होंने क्या करता है, अपना स्थान कह सकते हैं कि थोड़ा सा रैंकिंग सुधार करते हैं। और मोहम्मद सिराज, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मोहम्मद सिराज हैं, और इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है किस महीने का, तो अगस्त 2025 के लिए। तो अगस्त 2025 के लिए कह सकते हैं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किनको चुना गया है, आपको मोहम्मद सिराज को चुना गया है। तो ये तो हो गए पुरुष वर्ग वाले में। यहीं पर बातचीत कर लेते हैं कि महिला वर्ग में किनको चुना गया है ना। यदि ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा तो यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगस्त 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपको ओरला प्रेंडरगेस्ट को। ठीक है, क्या होगा, ओरला प्रेंडरगेस्ट को होगा। और ये जो आपको रहने वाली हैं, ये आयरलैंड की रहने वाली हैं, और आयरलैंड की ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। आपको इमेज बाद में दिखा देंगे, है ना। आइए पहले बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद इमेज भी दिखा देंगे। देख लेते हैं। तो अगस्त 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो है आपको आयरलैंड की ऑलराउंडर ओरला प्रेंडरगेस्ट को प्रदान किया गया है। किनको प्रदान किया गया है, तो ओरला आपको प्रेंडरगेस्ट को प्रदान किया गया है। और इनके द्वारा जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है T20 श्रृंखला में जो है अपने शानदार प्रदर्शन में जो है इन्होंने जो है टीम को क्या करती है, ये जीत दिलाती है। आयरलैंड को जो है जीत दिलाने के साथ साथ जो है आपको जो विश्व कप होने वाला है, T20 विश्व कप जो 2026 में होने वाला है, उसके लिए भी ये क्या कर लेता है, आपको क्वालिफाई आयरलैंड कर लेता है, आयरलैंड की महिला टीम कर लेता है। और इसी में जो है आपको शानदार ये प्रदर्शन करती है, आपको कौन, ओरला प्रेंडरगेस्ट करती है ना। इनके द्वारा जो है T20 श्रृंखला में जो है यदि बात करें कुल कितना रन ये बनाती है, तो 144 रन बनाती है। और 144 रन बनाने के साथ साथ जो है ये महत्वपूर्ण 4 विकेट भी लाती है। ये सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे सीरीज में, है ना। तो 144 रन बनाती है और 4 विकेट लेती है। और इसी के साथ जो है इनको आपको प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। किनको, तो ये आपको ओरला प्रेंडरगेस्ट को, है ना। और यह सम्मान पाने वाली यह जो है 5वीं आयरिश बल्लेबाज है। तो ये ध्यान रखना है ओरला प्रेंडरगेस्ट को। आइए देख लेते हैं, तस्वीर देख लेते हैं, तस्वीर से आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है ओरला प्रेंडरगेस्ट है। और ओरला प्रेंडरगेस्ट को जो है आपको किस महीने के लिए, आपको अगस्त महीने के लिए, अगस्त 2025 के लिए जो है कह सकते हैं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से इनको नवाजा गया है। याद रहेगा ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी हैं आपको आयरलैंड की खिलाड़ी हैं। तो ये आपको अच्छे से इनको याद रखना है कि ये आयरलैंड की खिलाड़ी हैं और अगस्त महीने के लिए इनको दिया गया है आपको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, जो कि महिला वाला बात कर रहे हैं। तो महिला वाला में आपको ओरला को दिया गया है, जबकि पुरुष वाले में आपको किनको, मोहम्मद सिराज को दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला क्या प्रश्न है, आइए बातचीत करते हैं। स्पीड ज्यादा है कि ठीक है, स्पीड इतना ठीक है, स्पीड है ना। अब करंट अफेयर्स हो रहा है तो करंट अफेयर्स में इतना स्पीड तो चलेगा। चलिए आइए बातचीत कर लेते हैं, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। और इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। जब तक बातचीत करते हैं तब तक आंसर देने की कोशिश कीजिए कि निम्न में से किस देश में 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश में 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर भी होगा भारत।
आप लोगों को लगता होगा कि भारत नहीं होगा, है ना। पहले दिमाग में चलता होगा कि मान के चलिए कि ऐसा कोई शिखर सम्मेलन है तटरक्षक वाला, तो ये सब कहीं ना कहीं दूसरा देश करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर जो है आपको 5वें तटरक्षक जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसका आपको आंसर सीधे तौर पर बन रहा है, क्या बन रहा है? भारत बन रहा है ना। और ये आयोजन कब होगा? तो ये आपको एक वर्ष बीच में गैप करके अल्टरनेट करके बनाया जाता है। तो ये आपको सीधे तौर पर आपको देखने को मिल रहा है 2025 में किया गया है इस बार। तो 2025 में इस बार किया गया है, कहां पर किया गया है? इटली में किया गया है। कहां पर किया गया है? चौथा यदि सम्मेलन देखते हैं तो आपको चौथा सम्मेलन जो है देखने को मिलता है कहां पर? तो ये आपको इटली में देखने को मिलता है ना। इटली की राजधानी आपको रोम में इसका आयोजन चौथे वाले का किया गया था। और यहीं पर इसकी घोषणा की जाती है, क्या घोषणा की जाती है? कि इस वर्ष जो है आपको भारत का जो है वर्ष 2027 वाला चेन्नई में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का जो है आपको मेजबानी की जाएगी। ठीक है, तो 2027 वाला समिट कहां पर किया जाएगा? तो ये अपने देश भारत में ही किया जाएगा और ये अल्टरनेट किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष 2025 में कहां पर किया गया है? जो कि चौथा समिट था, तो चौथा समिट था, तो ये कहां पर किया गया? तो ये भी याद रखेंगे, इटली में किया गया। चौथा इटली में, है ना, इटली की राजधानी रोम में किया गया है। जबकि आपको 5वां कहां पर किया जाएगा? तो 5वां सीधे तौर पर किया जाएगा अपने देश भारत में किया जाएगा इसका आयोजन। और कब किया जाएगा? तो ये वर्ष 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये इमेज था और इसमें मान के चलिए कुल 115 देश कह सकते हैं कि 115 देश जो वर्तमान में जो है 115 देश जो है इसमें एक तरह से सहमति देते हैं कि भारत में इसका आयोजन किया जाए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट था, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, इतना ही था। लेकिन अंत में आप लोगों से पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं और कल के प्रश्न का जो सही जवाब क्या है वो उसका पहले सही जवाब देख लेते हैं। आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कुछ लड़का आंसर देने की कोशिश किए हैं लेकिन बहुत सारे आंसर नहीं देते हैं, तो आंसर देने की, आइए आप वीडियो देख रहे हैं तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है जो आपको कल के वीडियो में प्रश्न पूछे थे। तो अहमदनगर, आपको पूछे थे कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर जो है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अहमदनगर जो है आपको पहले देखने को मिलता था आपको कहां पर? महाराष्ट्र में। और इस अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये आपको आंसर, इसका सही आंसर बन रहा है कहां पर? ये गुजरात, सॉरी महाराष्ट्र बन रहा है। कहां पर बन रहा है? ये महाराष्ट्र। अहमदनगर कहां पर है? आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, और आज का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए क्या है? ये प्रश्न आपको छोड़ के जाएंगे कि ये प्रश्न आपको देना है जवाब कहां पर? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आइए देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। निम्न में से किसे ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में कह सकते हैं कि चुना गया? कौन सी फिल्म को आधिकारिक या ऑस्कर, या सीधे तौर पर यदि बात करें कि ऑस्कर 2026 के लिए किस फिल्म को भारत की तरफ से भेजा जाएगा? तो इसका क्या आंसर है? आपको 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में इसका क्या आंसर बन रहा है आपको देना है जवाब कमेंट बॉक्स में। यदि आपको ये प्रश्न नहीं बन रहा है तो इस प्रश्न के लिए आपको देखना पड़ेगा कल का वीडियो। कल के वीडियो में इस प्रश्न को पूरे विस्तार से आपको बताए थे, तो जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।